देश में संविधान लागू हुआ, और जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो संविधान के अनुसार इस देश में लोकतंत्र भी बहाल हुआ। लोकतंत्र से पहले राजशाही व्यवस्था और कंपनी नियम सारे थे, अंग्रेजों की व्यवस्था थी। वो सारी व्यवस्थाओं खत्म करके यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था लागू हुआ। और लोकतंत्र जब लागू हुआ तो लोकतंत्र का जो प्राण तत्व होता है वो प्रतिनिधित्व होता है। प्रतिनिधित्व, लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो प्रतिनिधित्व कैसे होना चाहिए इसका भी संविधान ने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया, एक शेड्यूल बनाया कि हम प्रतिनिधित्व लोगों का लोकतंत्र में सभी पिलरों पर, सभी जगहों पर लोगों का पहुंच होना चाहिए, लोग वहां पर जाए। तो उसके लिए सारे लोग नहीं पहुंच सकते, तो उसकी एक निर्धारित किया गया। क्या निर्धारित किया गया? देश में संविधान जो लागू हुआ उस फंडामेंटल राइट में 16(4)(15)(4) में ये निहित है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पछाड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछाड़े गए लोग, उन लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी दिया जाना चाहिए। तो इस देश में ये तय हुआ, 1931 के जनगणना के अनुसार ये बात तय हुई थी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पछाड़े हुए लोग हैं उनकी संख्या 52% थी। उनकी संख्या 1931 के जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 52% थी। तो जब लोकतंत्र लागू हुआ तो लोकतंत्र लागू होते ही 52% हिस्सा आपको मिलना चाहिए। आजादी जैसे ही लागू हुई वैसे ही आपको 52% मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी औकात नहीं है कि वो मौलिक अधिकार को रोक लगा सके। मगर आजादी के 74 साल हो गए, जिनकी आबादी 52% 1921 के आधार पर थी, वो आज इस देश के सारे शासन प्रशासन व्यवस्था से खदेड़ दिए गए। यहाँ तक इस देश में जिनके पुरखों ने इस देश में 108 साल संघर्ष किया, ज्योतिराव फूले से लेकर के ये जो आजादी का आंदोलन इस देश में चलाया गया, इस देश में आजादी का आंदोलन, 2 आजादी के आंदोलन चले। एक गांधी के कंपनी के द्वारा आंदोलन चलाया गया, दूसरे हमारे पुरखों के द्वारा आजादी का आंदोलन चलाया गया। जो हमारे पुरखों का आजादी का आंदोलन था वो आंदोलन ज्योतिराव फूले का था। ज्योतिराव फूले 1 जनवरी 1848 से आंदोलन शुरू किए और वही आंदोलन 6 दिसंबर 1956 तक चला। यानी 108 तक हमारे पुरखों ने, ज्योतिराव फूले, साहू जी महाराज, पेरियार ललई सिंह यादव, तमाम ऐसे महापुरुषों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, और अंग्रेजों का अलग आंदोलन चल रहा है। तो जो ये हमारे पुरखों ने इस देश में लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के अनुसार इस देश में जब लोकतंत्र बहाल हुआ तो लोकतंत्र के अनुसार हमें हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मगर आपके साथ इस देश में इतनी बड़ी धोखेबाजी हुई। जिस दिन इस देश में संविधान लागू हुआ और जब प्रधानमंत्री बनाने का वक्त आया तो इस देश में प्रधानमंत्री का हकदार सरदार पटेल थे। आप उठा करके देखेंगे जो चुनाव हुआ था, रियासत की चुनाव थी, उसमें सबसे ज्यादा वोट सरदार पटेल के हिस्से में आए थे। मगर सरदार पटेल को नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री, बल्कि इस देश में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और जवाहरलाल नेहरू को जब बनाया गया तो वही जवाहरलाल नेहरू जो ब्राह्मण था, वही ब्राह्मण ने आपके साथ धोखेबाजी आजाद भारत में किया। क्या धोखेबाजी किया? जब संविधान लागू हुआ तो अभी संचालक महोदय से आपके बताया गया कि जब भी इस देश में संविधान लागू हुआ तो एससी और एसटी को उनके जनसंख्या के आधार पर उनको अधिकार दिया गया। उनकी जनसंख्या 22.5% एससी और एसटी की थी, तो उस आधार पर उनको 22.5% आजादी के बाद उनको हिस्सेदारी दे दी गई। मगर जिनकी आबादी 52% थी उनको हिस्सेदारी जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया। जब आपके 52% लोगों की हिस्सेदारी का मामला उठा तो इसमें बड़े बवाल हुए। इसके बाद भी इसी बवाल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना कानून मंत्रालय पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। आज तक ओबीसी के लोगों को ये बात नहीं पता। आज तक ओबीसी के लोगों को यह बात नहीं पता कि हमारे हक और अधिकार के लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मामला उठाया था, तो उन्होंने उस मामले को जब सॉल्व नहीं हुआ तो उनको अपने इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस्तीफा में 4 कारण थे। उस 4 कारण में एक कारण ओबीसी के मुद्दे का भी था कि ओबीसी जिस तरह एससी एसटी को अधिकार दिए गए उस तरह ओबीसी को भी इनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार दिया जाए।
तो ये मामला उठने जब लगा तो झकमार के यानी किसी भी परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू किस बात का डर हो गया कि ओबीसी के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नेता मान सकते हैं, इसलिए हमें ओबीसी के लोगों को देना नहीं है, गुमराह करना है। तो इसलिए उन्होंने काका कालेलकर आयोग बनाया। 1953 में काका कालेलकर आयोग गठन किया और काका कालेलकर जो आयोग 53 में गठन हुआ उसकी रिपोर्ट 55 में आई, 1955 में। और उस रिपोर्ट का यही काम था पता लगाना कि ओबीसी की संख्या कितनी है, ओबीसी है कौन, किस किस जाति के लोग ओबीसी के लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, कहाँ है इनकी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, सामाजिक स्ट्रक्चर क्या, सारी जानकारी उस काका कालेलकर की थी। मगर काका कालेलकर जब 55 में रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट के अनुसार भी अगर आपको अधिकार मिलता तो भी आपकी दुसा और दशा थोड़ा बदली होती, क्योंकि काका कालेलकर ने भी ये बात कही थी कि 1961 की जब जनगणना होगी तो 61 के जनगणना में ओबीसी की पहले गिनती होनी चाहिए, ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। 31 में गिनती हुई थी, 61 में 61 के लिए रिजर्वेशन 61 के लिए रिकमेंड किया गया था, मतलब 61 तक आपकी गिनती नहीं हुई। 61 तो छोड़ो, आजाद भारत के 74 साल, 31 की गिनती आज 90 साल से ज्यादा हो रहे, 90 साल हो गए आपके समाज के लोगों की गिनती नहीं होती। गिनती का अर्थ क्या है? हमारे लोग गिनती समझ में आता है, गिनती कैसे नहीं हो रहा है। गिनती का मतलब यह है कि अगर आप अपने बहन बेटी का शादी भी करोगे तो शादी करते वक्त दूल्हे वाले से पूछते हो कितने बाराती आओगे, और जितने बाराती की संख्या मिलती है उसी बाराती के आधार पर आप तय करते हो, उनका बजट बनाते हो, उनका सारा राशन बनाते हो। यानी इस देश में जिनकी आबादी है 52% से ज्यादा 31 के अनुसार, जब आपकी गिनती नहीं होती तो इस देश में बजट बनता है, हर साल बजट अलॉट होता है। उस बजट में एक चवन्नी ओबीसी के नाम से अलॉट नहीं किए जाते हैं, तड़प पढ़ लीजिएगा। हर साल आपका बजट भारत सरकार पेश करती है, उस बजट में आज आजादी के 74 साल में एक अठन्नी भी ओबीसी के खाते में ओबीसी के नाम से नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि आपकी इस देश में गिनती ही नहीं होती है। जब जैसे आपके घर में गिनती आपकी नहीं होती है तो आपका हिस्सा खत्म हो जाता है, उसी तरह इस देश में आपकी गिनती नहीं होती तो आपका बजट नहीं बनता। जब बजट नहीं बनता तो आपके बच्चों का फेलोशिप नहीं बनता, वजीफा नहीं बनता, आपके बच्चों का अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का बजट नहीं बनता। इस तरह इस देश में आपके साथ वो धोखेबाजी हुई। और इतना ही नहीं, काका कालेलकर ने यह भी बात कही थी कि ए ग्रेड की नौकरियों में 25% रिजर्वेशन आपको दिया जाना चाहिए, बी ग्रेड की नौकरियों में 33.33% दिया जाना चाहिए, सी डी ग्रेड के नौकरियों में 40% हिस्सेदारी दिया जाना चाहिए। नहीं लागू हुआ। यानी काका कालेलकर आपके चचा ने, जिसे आपको पढ़ाया गया जवाहरलाल नेहरू को चचा कहा गया, वो चचा ने भतीजे के साथ इतनी बड़ी बेईमानी गद्दारी किया, आज तक वो लोग समझ नहीं पाए। उस समय आपके साथ गद्दारी हुआ, आपके साथ धोखेबाजी हुई। फिर वही मामला मंडल कमीशन में जब आया तो मंडल कमीशन की भी लड़ाई 42 साल तक लड़े आपके पुरखों ने। जब 42 साल तक लड़ाई लड़ी गई तब जाकर 1992 में मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन में भी आपके साथ धोखेबाजी हुई। जिनकी आबादी 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी उनको 27 दिया गया, क्रीमिलेयर लगाया गया, क्रीमिलेयर लगाया ही गया। उसमें बहुत सारे रिकमेंड थे। यहां तक मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ओबीसी के छात्रों को निःशुल्क छात्रावास दिया जाना चाहिए, ओबीसी के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा होनी चाहिए, ओबीसी के छात्रों को रिजर्वेशन प्रमोशन भी होना चाहिए, ओबीसी के छात्रों को नौकरियों में रिजर्वेशन होना चाहिए। ये सारी सुविधा, जमीनों में भी ओबीसी के 52% लोगों को उतना हिस्सेदारी देनी चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। 1-2 रिकमेंड केवल लागू किया गया। नतीजा आजादी के 74 साल में 92 में 27% दिया गया और आज 30 साल हो रहे। उस 30 साल में अगर 27% भी आप देख लोगे तो 27% में आज भी आपके 27% के अनुसार 27% हिस्सेदारी आपको मिलनी चाहिए थी, मगर आज भी आपको 30 साल के अंदर 27%
6.5% मिला, 6.5% मिला, यानी आपको 27% रिजर्वेशन, 27% हिस्सा मिलने में 200 साल से ज्यादा लग सकते हैं। यानी आपके साथ आजादी के 74 साल में इतने बड़े पैमाने पर धोखेबाजी। इस देश में जब लोकतंत्र लागू हुआ तो लोकतंत्र के अनुसार इस देश की न्यायपालिका में, कार्यपालिका में विधायिका और मीडिया, लोकतंत्र के ये 4 पिलर होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। तो आजादी के 74 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज 30 होते हैं। उस सीनियर जजों में से आप इतिहास उठा करके देखोगे 99% से ज्यादा ब्राह्मण तत्सम ऊंची जात के लोग आजादी के 74 साल में जज बनाए गए। आप उठाकर देखो, मुख्य न्यायाधीश एक भी जाट गुर्जर बनाए गए हो तो बताओ, नहीं बनाए गए। यानी इस देश में सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको चपरासी की नौकरी आपके बेटे को करना है तो उस चपरासी की नौकरी के लिए आपके बेटे को परीक्षा देना पड़ेगा। मगर इस देश में जज बनना हो तो कोई परीक्षा नहीं, कॉलेजियम सिस्टम लागू है। भाई भतीजा से ही और ब्राह्मण केवल चेहरा से ही आपको इस देश का न्यायपालिका में एंट्री मिल जाएगी। यानी इस देश में 98 से 99% तो ब्राह्मण तत्सम ऊंची जाति के लोगों का न्यायपालिका में आज आजादी के 74 साल में कब्जा है। अगर आपको हिस्सा मिला होता तो 52% आपकी हिस्सेदारी होती और 52% हिस्सेदारी होती तो उसमें से आज कम से कम 15-16 जज आपके खाते में आते, मगर नहीं हो रहा है। यही हाल इस देश के कार्यपालिका में है। जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने आपकी कार्यपालिका के संदर्भ में सारी चीजें बता दी, प्रशासन में कैसी स्थिति है, यूनिवर्सिटीज में कैसी स्थिति है, ये भी हालत है। यानी प्रशासन में आपके लोगों को 79.58% देखा जाए तो ब्राह्मण तत्सम ऊंची जाति के लोग यानी 80% उनका कब्जा है। ये सोचा जा सकता है लोकतंत्र के तीसरा पिलर जो है, जो विधायिका है, जिनकी आबादी इस देश में 52% है, वो 52% के लोग 52% ज्यादा वोट वाले भी है। आपकी वोट संख्या भी ज्यादा है, मगर आपके वोट संख्या के बावजूद भी इस देश में आजादी के 74 साल में एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं बना पाए। एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं, जिसकी आबादी इस देश में 3.5% है, जो प्रधान और सरपंच नहीं बनाया जा सकता और जनसंख्या के आधार पर वो 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना रखा है। कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, सीपीआई ब्राह्मणों की, एमसीपीआई ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी ब्राह्मण की, यानी 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी इस देश में है। और आप 52% के लोग, एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं, आपके लोग संसद और विधायिका में नहीं होंगे। वो आप जो चुन करके भेजते हो वो आपके जाति के जाते हैं, आपके पार्टी के मुख्य एजेंडा के नहीं होते हैं। तो इसलिए आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। लोकतंत्र का चौथा पिलर जो मीडिया है, मीडिया में आप उठा करके देखोगे 99% आज भी ब्राह्मण तत्सम ऊंची जाति के लोगों का मीडिया पर कब्जा है। यानी इस देश में जिन पुरखों ने लड़ाई लड़के ये लोकतंत्र लाया था, वास्तव में ये लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र में कन्वर्ट हो चुका है। यही लड़ाई हम लोग इस देश में लड़ रहे हैं कि हमें हिस्सा दिया जाए। इस देश में जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी दिया जाना चाहिए। इस देश में जिसकी जितनी भागीदारी हो उतनी उसकी हिस्सेदारी दिया जाना चाहिए। ये माना भी गया है, संविधान ने लागू भी किया है, मगर लागू हम लोगों के ऊपर नहीं लागू किया जा रहा है। इसलिए साथियों, ये बात ओबीसी के लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, ये बात हर ओबीसी के लोगों को जगाने और बताने के लिए